नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली के बारे में। एक ऐसे महान कवि की कहानी जिन्होंने अपनी ही कहानी सुनाने से मना कर दिया था। सोचिए, ऐसा क्यों हुआ होगा? यही यही तो सवाल है। कोई इतना बड़ा लेखक, इतना मशहूर, वो अपनी जिंदगी की कहानी लिखने से क्यों मना करेगा? जिसकी कलम से निकले नाटक, कविताएं सब तरफ मशहूर थे, वो अपनी जिंदगी के पन्ने दुनिया के सामने खोलने से क्यों हिचकिचा रहा था? चलिए, आज इसी रहस्य के पीछे की वजहों को एक-एक करके समझते हैं। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का ये जो इनकार था ना, वो कोई बस एक पर्सनल डिसीजन नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट थी। एक ऐसी घोषणा जिसने उस वक्त के पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में, मतलब साहित्यिक जगत में, एक हलचल सी मचा दी थी। तो हुआ ये कि बात है 1932 की। उस जमाने की बहुत मशहूर पत्रिका थी हंस, जिसके एडिटर थे मुंशी प्रेमचंद। तो हंस एक स्पेशल आत्मकथा इशू निकाल रही थी। अब जयशंकर प्रसाद उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे। स्कंदगुप्त जैसे नाटक लिखकर वो छाए हुए थे। तो जाहिर है उनके दोस्तों ने, साथियों ने, सबने कहा कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन प्रसाद जी ने क्या किया? उन्होंने जवाब में एक आत्मकथा नहीं, बल्कि एक कविता भेज दी। और उस कविता का नाम था आत्मकथ्य। और ये कविता असल में उनकी आत्मकथा ना लिखने का एक पोएटिक डेक्लेरेशन था। तो फिर उन्होंने मना क्यों किया? सबसे पहली और बड़ी वजह थी उनकी जबरदस्त विनम्रता। मतलब प्रसाद जी सच में ये मानते थे कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ खास है ही नहीं जो दुनिया को बताया जाए। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपनी कविता में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया। और वो शब्द है गागर रीति। गागर यानी मिट्टी का घड़ा और रीति मतलब खाली। वो अपने जीवन को एक खाली घड़े की तरह देखते थे। एक ऐसा घड़ा जिसमें न तो कोई बड़ी उपलब्धि है और ना ही कोई खास खुशी। और कविता की ये लाइन, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, ये इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहती है। वो कह रहे हैं कि अरे, लोगों को मेरी कहानी सुनने में शायद अच्छा लगे, पर जब वो देखेंगे तो उन्हें ये घड़ा खाली ही मिलेगा। उन्हें लगता था कि उनकी ये खाली जिंदगी भला पढ़ने वालों को क्या दे पाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि वो खुद को बस एक आम इंसान मानते थे। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में हाँ गलतियां भी हुई हैं, कमजोरियां भी रही हैं। और उन्हें डर था कि अगर वो ये सब दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका उपहास करेंगे। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। अच्छा, ये तो हुई पहली वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर। और शायद ये पहली वाली से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। प्रसाद जी की जिंदगी असल में बहुत गहरे दुख और तकलीफों से भरी हुई थी। वो अपने जीवन की कहानी की तुलना करते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियों से। सोचिए, कितना पावरफुल इमेज है ये। ये दिखाता है कि वो जिंदगी को कितना टेम्परेरी, कितना निराशा से भरा हुआ देखते थे। जैसे पेड़ से एक एक करके पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है ना, वो कहते हैं ठीक वैसे ही उनकी जिंदगी से खुशियां एक एक करके गिरती चले गईं। उनकी जिंदगी में खुशी आई तो सही, पर जानते हैं कैसे? बस एक सपने की तरह। और वो सपना आंख खुलते ही टूट गया। कहते हैं ना, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ये लाइन सच में दिल को छू जाती है। ये इशारा है उनकी जवानी में हुई उनकी पत्नी की मौत की तरफ। वो खुशी, वो प्यार जिसे वो बस अपनी बाहों में भरने ही वाले थे, वो मुस्कुराया और हमेशा के लिए उनसे दूर भाग गया। ये जो पर्सनल ट्रेजेडी थी, इसने उनकी पूरी जिंदगी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। तो ये था दूसरा कारण। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह पर। और वो थी अपनी निजी यादों को महफूज रखना। अपनी यादों के लिए ना उन्होंने एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल किया, स्मृति पाथेय। अब पाथेय का मतलब होता है रास्ते का भोजन या सहारा। जैसे कोई मुसाफिर लंबे सफर पर अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं ना, ताकि हिम्मत बनी रहे। प्रसाद जी के लिए, जो खुद को जिंदगी के सफर का एक थका हुआ मुसाफिर, एक थके पथिक मानते थे, उनकी पत्नी की वो मीठी यादें ही उनका पाथेय थी। वही आगे बढ़ने का उनका एकमात्र सहारा थी। तो यहाँ पर ना उन्होंने एक साफ लकीर खींच दी थी। एक तरफ थी उनकी गलतियां, लोगों से मिले धोखे, वो सारा दर्द जिससे वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसे कुरेदने से सिवाय मजाक उड़ने के और कुछ हासिल नहीं होता। और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी के साथ बिताए वो खुशी के पल, उनकी उज्जवल गाथा। और ये उनका पर्सनल खजाना था, जिसे वो किसी भी कीमत पर पब्लिक नहीं करना चाहते थे।
और ये लाइन, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कितनी दर्द भरी है ये। कंथा मतलब एक पुरानी फटी हुई गुदड़ी, या कह लीजिए हमारा अंतर्मन। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्यों कोई मेरे जीवन की इस फटी पुरानी गुदड़ी की सिलाई उधेड़ कर उसके अंदर छिपे जख्मों को देखना चाहेगा। ये तो उनके पुराने दर्द को फिर से कुरेदने जैसा था, जिसे वो अब बस शांति से ढककर रखना चाहते थे। और अब हम इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे अहम टुकड़े पर पहुंचते हैं। देखिए, उनका इनकार सिर्फ विनम्रता या दुख की वजह से नहीं था, ये एक बहुत गहरा, एक फिलोसॉफिकल चॉइस था। वो कहते हैं कि उनकी जो पीड़ा है, उनकी व्यथा, वो अब थककर सो गई है। मतलब सालों के दर्द को झेलने के बाद अब जाकर उसे कहीं शांति मिली है, और वो नहीं चाहते कि उसे फिर से जगाया जाए, उसे कुरेदा जाए और उसे दुनिया के सामने एक नुमाइश की चीज बना दिया जाए। और आखिर में ये एक लाइन, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? ये लाइन उनके पूरे फलसफे को, उनकी पूरी सोच को सामने रख देती है। उनके लिए अपनी कहानी सुनाने से कई ज्यादा बड़ा काम था खामोश रहकर दूसरों की कहानियों को सुनना। यही तो उनका बड़प्पन था, उनकी महानता थी। तो बॉटम लाइन क्या है? जयशंकर प्रसाद के लिए आत्मकथा ना लिखना ही उनकी सबसे बड़ी आत्मकथा थी। हाँ, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था, विनम्रता का, अपनी प्राइवेसी की इज्जत करने का और दूसरों को सुनने की कला का। और सच कहूं तो उनकी खामोशी उनकी आवाज से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुई। और ये पूरी बात हमें आज के ज़माने के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में, जहां हम सब अपनी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पल सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बेताब रहते हैं, ऐसे में क्या कुछ कहानियों को सिर्फ अपने लिए बचाकर रखने में भी कोई ताकत हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।